आज हम लोकतंत्र की जरूरत से ज्यादा मिठास के दुष्प्रभावों पर बात करेंगे और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कहीं जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र राष्ट्रहित के रास्ते में बाधा तो नहीं डालता। इस पर आप भी सोचिएगा। कई बार लोकतंत्र के नाम पर देश में बड़े बड़े फैसले जनता के मूड को आधार बनाकर ले लिए जाते हैं। यह देखा जाता है कि कौन सी राय जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रिय है और उसी को मेरिट मान लिया जाता है। इसलिए आज ये समझने का दिन है कि देश में कोई भी फैसला जनता के मूड के आधार पर लिया जाए या फिर मेरिट के आधार पर लिया जाए। ये सारी बातें हम किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस आंदोलन का आज का अपडेट जान लीजिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को आगे भी ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पहले आज सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली छठे दौर की बातचीत रद्द होने के बाद कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा किसानों को, उसमें सरकार ने किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की गारंटी दी है। अब आप सोच लीजिए, यह बहुत बड़ा ऐलान है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन की गारंटी सरकार दे रही है। सरकारी मंडियों को कमजोर करने और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा देने के आरोपों पर भी सरकार ने इस प्रस्ताव में जवाब दिया है और लिखा है कि कानून में संशोधन करके राज्य सरकारें प्राइवेट मंडी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती हैं। इसलिए इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये मंडियां ऐसे ही काम करती रहेंगी। किसानों ने पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि नए कानूनों से बड़े बड़े उद्योगपति उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जिस पर सरकार के प्रस्ताव में लिखा है कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर फिर से काम करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि सरकार विवाद निपटाने के लिए किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प दे सकती है। बिजली भुगतान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया है। हालांकि किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग फिर से दोहराई है। पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। तो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है और अगर आप इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का यह था कि वो एमएसपी को लेकर घबरा रहे थे और उन्हें लगता था कि एमएसपी का ये जो पूरा सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी जारी रहेगा और वो लिखित रूप में ये देने के लिए तैयार है। दूसरी बात थी मंडी की। सरकार ने यह भी कहा है कि मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो सारी बातें जो हुई हैं वो हम चलाकर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एमएसपी पर लिखित आश्वासन सरकार देगी। सरकारी मंडियां कमजोर होंगी, इसके जवाब में भी सरकार ने कहा है कि सरकारी मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी और किसानों के मन में जितनी भी शंकाएं थीं वो तमाम शंकाएं सरकार ने उन्हें दूर करने की कोशिश की है और कहा है कि वो कानून में सारे बदलाव करने के लिए तैयार हैं और किसान जो भी आश्वासन चाहते हैं वो लिखित में देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें तो ये सारे के सारे कानून ही वापस चाहिए, उन्हें ये कानून ही नहीं चाहिए। ये किसानों की मांग है। आज का एक और बड़ा अपडेट यह है कि विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी के नेता शरद पवार भी शामिल रहे। राहुल गांधी गोवा से वापस आ गए इस बैठक में शामिल होने के लिए। इन नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने इन तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया है। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। तो आपने देखा, राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों को भड़काने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन कहीं रुक ना जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन कहीं रुक ना जाए। इसलिए पूरा जोर लगा दिया उन्होंने किसानों को भड़काने में। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो कानून नए लाए गए हैं, इनमें से बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रावधान उनकी अपनी सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, उसने भी यही प्रावधान लागू करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी यहां पर यह बात भूल गए हैं। हमने कल भी आपसे कहा था और हम लगातार आपको कहते जा रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के पीछे और बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारे नेता इस आंदोलन की गाड़ी में, देखिए ये पूरा आंदोलन अब एक मुहिम बन चुका है और जो नेता चुनाव हार चुके हैं पिछले साल 2019 में, वो सारे नेता चुनाव हारने के बाद अब इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा मौका देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी शानदार गाड़ी तैयार की है किसानों ने इस आंदोलन के बल पर, उस गाड़ी में राहुल गांधी सवार हो जाएं और कांग्रेस की डूबती नैया को वो किसी तरीके से पार लगा सके। और मेहनत करने की इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, सारा काम किसानों ने किया है, पूरा आंदोलन किसानों ने खड़ा किया है। सर्दियों में सर्द रातों में किसान आंदोलन पर सड़कों पर बैठे हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं करना, वो गोवा से प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेकर दिल्ली आते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद माइक के सामने आके, टीवी कैमरों के सामने आके किसानों को पूरी कोशिश करते हैं भड़काने की। राहुल गांधी वाकई अगर किसानों के साथ हैं तो उन्हें किसानों के साथ इन सर्द रातों में सड़क पर 24 घंटे धरने पर बैठना चाहिए और किसानों का पूरे साथ देना चाहिए। तब तो देश ये माने कि राहुल गांधी को वाकई इन किसानों की बहुत चिंता है। और राहुल गांधी ने जो कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो राहुल गांधी को हम ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वो वाकई साथ हैं तो अभी के अभी वो किसान आंदोलन में जाएं, जहां पर किसान बैठा हुआ है वहीं पर वो उनके साथ रहें और ये ऐलान कर दें कि जब तक इस पूरे मामले का निपटारा नहीं हो जाता, वो किसानों के साथ इस आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से फिजिकली शामिल रहेंगे और इन सारे धरनों में, विरोध प्रदर्शनों में वो खुद वहीं पर रहेंगे। इतने दिन वो अपने घर नहीं जाएंगे। अगर ये सारे किसान अपने घर परिवार को छोड़कर यहां बैठे हैं सड़कों पर, तो फिर ये सारे नेता, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के नेता हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, इन सबको आज ये ऐलान करना चाहिए कि अब ये लोग भी अपने घर नहीं जाएंगे। ये लोग अब सीधे जहां किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं वहीं जाएंगे और इनके साथ 24 घंटे बैठेंगे, इन्हीं के साथ खाएंगे, इन्हीं के साथ पिएंगे, इन्हीं के साथ नारेबाजी करेंगे और जहां जहां ये किसान धरना प्रदर्शन करेंगे ये नेता इनके साथ रहें। अगर ये सब करने के लिए तैयार हैं तब तो हम मान लेंगे, नहीं तो पूरा देश ये जानता है कि राहुल गांधी प्राइवेट हवाई जहाज लेकर आते हैं, राष्ट्रपति के साथ चाय पीते हैं, माइक पर बोलते हैं और अब तक वो वापस गोवा जा चुके होंगे और अब उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। तो गोवा में बैठकर आप पूरा आनंद लेते रहेंगे जीवन का, मेहनत करेंगे नहीं, सड़कों पर निकलेंगे नहीं और इस किसान आंदोलन का पूरा श्रेय लेने की कोशिश भी करेंगे। ये रणनीति गलत है। किसानों को भड़काकर
अपने वोटों की फसल बोने की रणनीति गलत है और ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इस पूरे आंदोलन पर राजनीति के बीच किसान संगठनों ने अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखने की बात कही है। उन्होंने 12 दिसंबर तक दिल्ली और जयपुर हाईवे और आगरा दिल्ली हाईवे को भी बंद करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 14 दिसंबर को बड़े पैमाने पर धरना भी देंगे। यानी ये आंदोलन फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए राहुल गांधी और शरद पवार और लेफ्ट पार्टी के नेताओं के लिए शानदार मौका है। वो आज ही इन किसानों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएं, सड़कों पर रहें और दिन और रात इन्हीं के साथ रहें जब तक किसानों की मांग मान नहीं ली जाती। इसलिए आज किसानों से भी, किसान भाइयों से भी हम ये कहेंगे कि वो एक बार तो इन्हें चुनौती देकर देखें। हालांकि किसानों ने बहुत अच्छा किया, वो अपने मंच पर किसी भी नेता को आने नहीं दे रहे, वो अपने धरने प्रदर्शन में किसी भी नेता को शामिल नहीं होने दे रहे। लेकिन अगर वो राहुल गांधी को वाकई में परखना चाहते हैं कि वो कितना दिल से उनके साथ हैं, तो वो राहुल गांधी को चुनौती दें कि राहुल गांधी अब आकर दिन रात जितने दिन तक भी ये किसान यहां बैठे हैं वो भी अपना घर छोड़कर इन्हीं के साथ बैठे। और देश भी पूरा देख रहा है। आज हम राहुल गांधी को ये चुनौती देना चाहेंगे कि वो अगर वाकई दिल से किसानों के साथ हैं तो अब गोवा ना जाएं, गोवा से वापस आ जाएं और यहां किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर, यहीं जहां किसान आपको दिख रहे हैं, यही रोटियां खाएं, यहीं पर सर्द रातों अपनी बिताएं किसानों के साथ और किसानों का पूरा की पूरा वो साथ दें। ये राहुल गांधी को करना चाहिए और हम चाहेंगे कि प्रदर्शनकारी किसान एक बार उन्हें यह जरूर चुनौती देकर देखें और फिर देखते हैं कि राहुल गांधी इनके साथ जाते हैं या फिर सिर्फ टीवी पर आकर अपने बयान देने का ही उन्हें शौक है। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया। किसान सरकार को झुकाना चाहते हैं और सरकार अभी ऐसा करने से बच रही है। लेकिन अब यहां सरकार को अब से यह तय करना होगा कि उसे क्या चुनना है। अब सरकार के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो लोकप्रियता को चुने, यह देखे कि देश का मूड क्या है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, या फिर वो ये देखे कि देश के लिए क्या अच्छा है। अगर सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद है, सिर्फ लोकप्रिय होना ही मकसद है, तो सरकार को वो कदम उठाना पड़ेगा जो देश के लिए गलत हो और फिर ये सारी मांगें सरकार को मान लेनी चाहिए, कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इससे सरकार की लोकप्रियता बरकरार रहेगी, तालियां भी बहुत बजेंगी और सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सरकार के लिए लिखी जाएंगी। पर अगर उसे यह चुनना है जो देश के लिए सही है, जो आने वाले वर्षों में देश को आगे ले जाएगा, तो सरकार को जल्द अपना रुख साफ करना होगा और सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने ही होंगे। क्योंकि अगर सरकार अपना एक सुधार वापस ले लेगी तो फिर सरकार को अपने बाकी के सभी सुधार भी वापस लेने पड़ेंगे। अगर भारत के संसद द्वारा बनाया गया कानून एक बार सरकार ने वापस लिया तो फिर हर कानून को वापस लेने का दबाव ऐसे ही पड़ता चला जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन करो, हाईवेज को रोक दो, सड़कें जैम कर दो, सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखो और उसके बाद सरकार को झुकाया जा सकता है। भारत में करीब 15 करोड़ किसान परिवार हैं और इनमें से सिर्फ 10 लाख, 15 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पंजाब में हैं और नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के ही किसान कर रहे हैं। अब अगर सरकार इनके सामने झुक जाती है तो यह संदेश जाएगा कि भविष्य में किसी भी सुधार की प्रक्रिया को लोगों का एक विशेष समूह अपना बंधक बना सकता है और देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार नए कानून के तहत एपीएमसी और एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहती, लिख कर देने के लिए तैयार है। सरकार सिर्फ यह कह रही है कि अब किसान चाहें तो अपनी फसल सरकारी मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन कमीशन एजेंट्स का एक ग्रुप, एक समूह ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को नहीं होगा, कमीशन एजेंट्स को होगा। ये कमीशन एजेंट्स ही किसानों से उनका अनाज खरीदते हैं और फिर यही अनाज बड़े थोक विक्रेताओं को बेचा जाता है। बड़े थोक विक्रेता
छोटे थोक विक्रेताओं को यह अनाज बेचते हैं और फिर यह अनाज आपके घर के पास की दुकान तक पहुंचता है और आप वहां से इस अनाज को खरीदते हैं। यह पूरा साइकिल है। इस प्रक्रिया के दौरान एजेंट्स का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर ले लेते हैं और इसमें सरकार भी कई तरह के टैक्स और फीस जोड़ देती है। ये टैक्स और फीस पंजाब और हरियाणा की सरकारों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए यह भी संभव है कि इस आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि कमीशन एजेंट भी शामिल हैं और कुछ सरकारें भी इस आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहती। अब सरकार यह कर सकती है कि वो नए कानूनों को लागू करने पर अड़ी रहे और कानूनों में कोई बड़ा बदलाव ना करे। दूसरा तरीका सरकार के पास यह है कि सरकार किसानों से बातचीत करे, बीच का कोई रास्ता निकाले, लेकिन यह भी सुनिश्चित कर ले कि ये किसान सही मायनों में देश के सभी किसानों का क्या वाकई प्रतिनिधित्व करते हैं। जो किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वो देश भर के सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं या सिर्फ एक खास ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि पूरे देश के 15 करोड़ किसान परिवार यही चाहते हैं या फिर कुछ 1-2 राज्यों के किसान ये चाहते हैं? ये देखना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी 1 या 2 राज्यों की सरकार को इन कानूनों से परेशानी है तो सरकार इन राज्यों को इनके हाल पर छोड़ सकती है, क्योंकि भारत में इस समय कई ऐसे राज्य हैं जहां मंडियों की यानी एपीएमसी की व्यवस्था ही नहीं है और इन राज्यों के किसान पंजाब के किसानों की तुलना में ज्यादा तरह की फसलें उगा रहे हैं और उनका ज्यादा दाम भी पा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आंदोलन के बहाने से नेताओं ने अपनी राजनीति की दुकानें खोल ली हैं और जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र की आड़ में शहरों को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र की आड़ में, सब कुछ हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में, यह सब कुछ हो रहा है विरोध करने की आजादी की आड़ में, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी विरोध करने की हमें पूरी आजादी है, कुछ भी कहने की हमें पूरी आजादी है और लोकतंत्र के नाम पर हम कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमें सड़कों को जैम करने की पूरी आज़ादी है, हाईवेज बंद करने की पूरी आज़ादी है, भारत बंद करने की आज़ादी है, दफ्तरों को बंद करा देंगे, बाजारों को बंद करा देंगे। ये सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर। अब आप एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके सामने लोकतंत्र का अगर हम मामला देखें, एक पल के लिए ये काल्पनिक एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सामने चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी खड़े हैं। इनमें से एक बहुत सख्त डॉक्टर है और दूसरा मीठी वाणी बोलने वाला एक मिठाई वाला है। भारत जैसे देश में संभावना यह है कि मिठाई वाला बहुत आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि वो आपको कुछ भी खाने की छूट देगा, आपको सस्ते दामों पर मिठाई देगा, आपको व्यायाम करने के लिए कभी नहीं कहेगा। दूसरी तरफ एक सख्त डॉक्टर आपको जरूरत से ज्यादा खाने पीने से रोकेगा, मिठाई खाने से रोकेगा, व्यंजन खाने से रोकेगा, आपसे कहेगा कि आप रोज व्यायाम करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वो आपकी दिनचर्या को बदलने का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आपके भले के लिए है। आपके लिए हो सकता है कुछ नए नियम कायदे भी वो डॉक्टर बना दे। ऐसा सुनते ही लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मिठाई वाला अपने चुनाव प्रचार में ये कहेगा कि ये डॉक्टर आपको कड़वी गोलियां खिलाएगा, आपको स्वादिष्ट व्यंजन खाने से रोकेगा। मैं आपको कड़वी गोलियों से बचाऊंगा, आप अपना मनपसंद भोजन कर पाएंगे, आपको अगर व्यायाम नहीं करना है तो मत कीजिए। और ये सब कुछ आप करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं और ये डॉक्टर आपकी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यकीन मानिए, हमारे जैसे देश में मिठाई वाला भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएगा और इसे आप लोकतंत्र की जीत मानेंगे। हमारा लोकतंत्र भी कुछ ऐसा ही हो गया है, जहां बहुत सारे मिठाई वाले चुन लिए जाते हैं और डॉक्टर्स कभी पर्याप्त संख्या में नहीं आते, क्योंकि लोग अक्सर स्वस्थ रहने की बजाय स्वच्छंद रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ विकल्प है स्वस्थ रहने का, दूसरी तरफ है स्वच्छंद रहने का। लोग स्वच्छंद रहना चाहते हैं, स्वस्थ नहीं, अगर उन पर छोड़ दें तो। और यहीं से एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होता है जिसे कहा तो जाता है कि यह लोकतंत्र है, लेकिन यह लोकतंत्र धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र में बदल जाता है, यानी यह जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाता है और इतना मीठा हो जाता है कि यह देश को डायबिटीज दे देता है। मिठाई वाले और डॉक्टर का जो उदाहरण हमने आपको दिया, यह उदाहरण हमारा नहीं है, बल्कि ग्रीस के मशहूर दर्शन शास्त्र के जनक कहे जाने वाले
सुकरात ने ये दिया था। आपने सुकरात के बारे में पढ़ा होगा, सोक्रेट्स अंग्रेजी में अगर आप जानना चाहते हैं तो। सुकरात के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में आपने पढ़ा होगा। यह उदाहरण सबसे पहले सुकरात ने दिया था। 2300 वर्ष पहले उन्होंने लोकतंत्र की कमियां गिनाते हुए यह कहा था कि वोट देना एक स्किल है, यानी वोट देना एक कौशल है। आप अचानक किसी को भी वोट नहीं दे सकते और ना ही अचानक किसी को भी वोट देने का अधिकार दे सकते हैं। यह कौशल लोगों को सीखना पड़ता है, वोट देने का कौशल। सुकरात लोगों के वोट डालने या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे। उनका सिर्फ यह मानना था कि जब तक लोगों को सही नेता और सही मुद्दों की सही समझ ना हो, तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र एक बहुत खूबसूरत शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र होना ही चाहिए, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। इसलिए आज हम राजनीतिक विज्ञान नहीं बल्कि राजनीति के दर्शन शास्त्र की मदद से लोकतंत्र की इन कमियों को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारा यह विश्लेषण बहुत लोगों को पसंद ना आए और लोग हमारी पूरी बात सुने बिना ही हमें लोकतंत्र का विरोधी बताने लगे। और यकीन मानिए, इस देश में कोई भी नेता ऐसी बात करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे गलतफहमी होने का डर है और इससे उस नेता को नुकसान पहुंचने का भी डर है। लेकिन हम नेता नहीं हैं, हमें आपका वोट भी नहीं चाहिए, हमें चुनाव भी नहीं लड़ना, लेकिन हमें आपको सही बात बतानी है, हमें आपको जागरूक करना है। इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क आज हम आपके सामने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आए तो इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिए कि हमारा जो लोकतंत्र है उसे आंकने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हमें लोकतंत्र विरोधी लोग बताएंगे, लेकिन गंभीर समस्याओं के सरल जवाब तलाशने की हमारी जिद आज हमारे देश को इस मुहाने पर ले आई है जहां से हम हर सुधार का, हर नई बात का, हर नए कानून का विरोध करते हैं। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनने लगती है, उसका विरोध करते हैं। नए शस्त्र खरीदते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। नए फाइटर जेट्स खरीदते हैं, उसका विरोध करते हैं। नई सड़क बनती है, उसका विरोध करते हैं। नया बांध बनता है, उसका विरोध करते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र को ही असली आजादी मानने लगते हैं। अमिताभ कांत जो बात कह रहे हैं, यह बात है तो बिल्कुल सही, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, हमारे देश का कोई भी नेता या कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई भी बड़ा सरकारी अफसर इस तरह की बात कहने की हिम्मत कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारे देश में, लोग तो सब जानते हैं, वो सच भी है, लेकिन वो सच आप कह नहीं सकते। इसलिए अमिताभ कांत ने भी बाद में अपने इस बयान का खंडन किया है और हम वो खंडन आपको बता रहे हैं बाकायदा कि अमिताभ कांत ने कहा है कि उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था और उन्होंने अपने इस बयान का जो मतलब निकाला गया उसका खंडन उन्होंने किया है। भारत 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में लागू हुए संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी एक ऐसा देश जहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। ऐसी ही व्यवस्था 2300 वर्ष पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में थी और इसीलिए एथेंस को लोकतंत्र का जन्म स्थल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एथेंस में लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में ही इतना विकृत हो गया था कि लोकतंत्र और जनता के फैसले की आड़ में सुकरात जैसे दार्शनिक को मौत की सजा दे दी गई थी। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगा था और उनकी मौत की सजा पर उसी देश की जनता द्वारा मोहर लगाई गई थी। सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हुआ था। इसके बाद सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था और तब सुकरात ने इसे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी बताया था। यानी जब लोकतंत्र सिर्फ जनता के मूड पर आधारित हो जाता है और बड़े बड़े फैसले जनता के मूड के आधार पर ले लिए जाते हैं तो फिर सख्त सुधारों की गुंजाइश बचती नहीं। जनता बार बार अपना मूड कैसे बदलती है, इसका एक उदाहरण आपको अपने ही देश भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। वर्ष 1977 में जनता इंदिरा गांधी से बड़ी नाराज हो गई थी और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। आपको याद होगा, जो लोग उस वक्त थे वो जानते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ चला था और देश के लोग उन्हें उस समय बहुत नापसंद करते थे। लेकिन यह नापसंदगी सिर्फ 3 साल चली और 3 साल में ही जनता का मूड बदल गया और उन्होंने इंदिरा गांधी को माफ कर दिया और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। इसी तरह 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया। इसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन गए, यानी उसके बाद
देश के लोगों को इंदिरा गांधी से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने उनके पुत्र को भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। और 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई बोफोर्स के बाद। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी कांग्रेस कई बार सत्ता में आई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की संतानों ने कई दशकों तक देश पर शासन किया। जनता ने अपने बदले हुए मूड के साथ कांग्रेस को बार बार फिर से स्वीकार किया। और आज भी उन्हीं इंदिरा गांधी, उन्हीं राजीव गांधी के परिवार में राहुल गांधी आज भी इतने वर्षों के बाद भी राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर राष्ट्रपति के साथ चाय पीने के बाद ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं पूरी तरह से। तो ये सब जनता के मूड पर आधारित होता है, जनता कब किस मूड में आ जाए। और आज जनता इस मूड में है, अगले साल जनता का मूड बदल जाएगा। आज इस नेता से नफरत कर रही है, जिस नेता को सरकार से हटाया अगले साल उसी को वापस ले आएगी। इसके पीछे औचित्य क्या है, तर्क क्या है, यह मूड बार बार बदलता कैसे है? भारत में आज सरकार शायद अपनी बात किसानों को ठीक से ना समझा पा रही हो, यह सरकार की कमी है। और किसानों के बीच भी ऐसे नेताओं की कमी साफ दिखाई देती है जो बातचीत की टेबल पर किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकें जो सबके लिए मान्य हो। रही बात बाकी की राजनीतिक पार्टियों की, तो कुल मिलाकर सभी पार्टियां सिर्फ एक इलेक्शन मशीन बनकर रह गई हैं। हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर पार्टियां सिर्फ इलेक्शन की मशीन है, चुनावी मशीन है। पार्टियां ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ना चाहती हैं और ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती हैं। हमारे देश में किसी नेता की सफलता भी इस बात से आंकी जाती है कि उसने कितने चुनाव जीते हैं और किस भारी मात्रा से उसे वोट मिले हैं। इसी से माना जाता है वो कितना लोकप्रिय है। चुनाव जीतना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा समझदारी से वोट डालना असली लोकतंत्र है। वोट डालना सिर्फ एक जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि लोगों को यह अधिकार हासिल करना सीखना चाहिए कि वोट डालने का अधिकार अगर किसी को है तो उसे इस बात की समझदारी भी दिखानी होगी कि उस वोट का सही इस्तेमाल कहां करना है। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वही होता है जो लोकतंत्र को जन्म देने वाले एथेंस में हुआ था। एथेंस में जिस एरेना में लोकतांत्रिक फैसले लिए जाते थे उसे पार्थेनॉन कहा जाता है। इसे लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह माना जाता है और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता यहां जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। बराक ओबामा की तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। ये सब कुछ वो नेता करते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस के दर्शन शास्त्र में लोकतंत्र की बहुत आलोचना की गई है और जिस एरेना से ग्रीस का लोकतंत्र चलाया जाता था वहां सिर्फ लुभावने भाषण दिए जाते थे जिनका तथ्यों और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता था। भारत में आज होने वाली राजनीतिक रैलियों की तुलना भी आप ग्रीस के उसी पार्थेनॉन से कर सकते हैं, जहां लोकतंत्र के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर इनका तथ्यों और सच्चाई से असल में कोई लेना देना होता ही नहीं, सब लिप सर्विस होता है। ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी कई पुस्तकों में सुकरात और लोकतंत्र पर उनके विचारों का जिक्र किया है। ऐसी एक पुस्तक में वो सुकरात और एक व्यक्ति के बीच हुई बातचीत का वर्णन करते हैं, जिसमें सुकरात एक देश की तुलना एक समुद्री जहाज से करते हुए कहते हैं कि जहाज पर सवार लोग जहाज की कमान किसे सौंपना पसंद करेंगे, किसी भी व्यक्ति को या फिर उसे जिसे जहाज चलाने और समुद्री यात्राओं का अनुभव हो। इस पर दूसरा व्यक्ति जवाब देता है और कहता है कि जाहिर तौर पर एक अनुभवी व्यक्ति को कमान सौंपना पसंद करेंगे। लेकिन इस तर्क पर सुकरात कहते हैं तो फिर एक देश की जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति के हाथों में कैसे सौंपी जा सकती है। आप आज के भारत की तुलना भी ऐसे ही जहाज से कर सकते हैं और खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि इसकी कमान आप 100, 200 या 500 लोगों की भीड़ के दम पर भाषणबाजी करने वाले नेताओं के हाथ में देना चाहते हैं या फिर यह काम अनुभवी लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन पर आपको पूरा विश्वास हो, ऐसे लोगों को करना चाहिए जो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए सख्त फैसले ही क्यों ना करने पड़े। और मोदी सरकार वही करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो असल में बरगद के पेड़ के जैसी हैं, वो जम चुकी हैं, उनकी जड़ें धरती के बहुत अंदर तक जा चुकी हैं। इस बरगद के पेड़ को उखाड़ना आसान काम नहीं है और जब यह बरगद का पेड़ उखाड़ा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं होंगी। लेकिन अब
इस बरगद के पेड़ को उखाड़ना जरूरी हो गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में सिर्फ 11 लोकतांत्रिक देश थे, सिर्फ 11। वर्ष 1920 में इनकी संख्या बढ़कर 20 हुई। 1974 में इनकी संख्या 74 हो गई। 2006 आते आते यह संख्या 86 तक पहुंच गई और आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के 167 देशों में से 57% यानी 96 देश खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। 21 देशों में किसी न किसी प्रकार की आज भी तानाशाही है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जिनमें तानाशाही और लोकतंत्र दोनों के लक्षण हैं, या कह लीजिए दोनों का मिश्रण है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जहां सही मायनों में लोकतंत्र है, जबकि 55 देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन इन देशों के लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। अंग्रेजी में इन्हें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी वो डेमोक्रेसीज जहां फ्लॉज हैं, जहां बहुत सारी कमियां हैं। और कमियों वाले लोकतांत्रिक देशों में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी शामिल है। और दोनों ही देशों की जो स्थिति है वो काफी खराब है। आज हम लोकतंत्र की इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी और वो ये कि लोकतंत्र का विपरीत हमेशा तानाशाही नहीं होता, यानी और तानाशाही को खत्म करके हमेशा लोकतंत्र नहीं आता। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र आ जाता है और तानाशाही का जो विपरीत है वो लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है। जिन देशों में तानाशाही है वहां भी कई बार जनता सत्ता बदल डालती है, और जिन देशों में लोकतंत्र है वहां भी कई बार नेता वर्षों तक सत्ता से चिपके रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में कई अरब देशों में वहां की हुकूमतों के खिलाफ बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन ज्यादातर देशों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। 2013 में इजिप्ट में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच सेना ने इन प्रदर्शनों को आधार बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का तख्ता पलट कर दिया और इस तख्ता पलट में शामिल रहे अब्देल फतह अल सिसी इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इजिप्ट में सिर्फ राष्ट्रपति बदला, तानाशाही नहीं बदली। मोरसी हटा दिए गए और सिसी कुर्सी पर बैठ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। कुछ अरब स्प्रिंग का असर लीबिया, यमन और सीरिया जैसे देशों में भी हुआ और वहां भी बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन आज ये सभी देश गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। इराक में आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता था और लोग कहते थे कि एक बार सद्दाम हुसैन हटा तो इराक आजाद हो जाएगा। इराक में सद्दाम हुसैन के हटाने के लिए अमेरिका ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन इराक को सही मायनों में लोकतंत्र मिल ही नहीं पाया। 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी को मार डाला गया, लेकिन 2014 से लीबिया में भी जो गृह युद्ध शुरू हुआ वो आज भी जारी है। यानी तानाशाहों को हटाने के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। आज से 10 साल पहले दिसंबर के महीने में ही सबसे पहले ट्यूनीशिया नाम के एक देश से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब ट्यूनीशिया में एक सब्जी विक्रेता ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद अगले 28 दिनों तक ट्यूनीशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन ट्यूनीशिया आज भी सही मायनों में लोकतंत्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह सब कुछ इसी महीने में हुआ था। यानी किसी भी देश के लिए वाकई में एक लोकतंत्र बनने की राह आसान नहीं होती और यह कामयाबी हासिल करने के लिए उस देश की सरकारों और लोगों को अथक प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन क्या भारत के लोगों ने और भारत के नेताओं ने वो अथक प्रयास किए हैं? आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 96 देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर देशों की जनता अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं है? प्यू रिसर्च की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको, ग्रीस, ब्राजील और स्पेन जैसे देशों की 80% से ज्यादा आबादी अपने लोकतंत्र से असंतुष्ट है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की भी 50% से ज्यादा जनता ने यही बात मानी। हालांकि इस सर्वे में भारत के 54% लोग अपने देश के लोकतंत्र से खुश थे। लेकिन बड़ी आबादी वाले देशों में लोकतंत्र के नाम पर दी जाने वाली जरूरत से ज्यादा आजादी कई बार परेशानियों की वजह बन जाती है और फिर वहां जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देशों में इसकी आड़ में बात बात पर बंद होते हैं और बात बात पर आंदोलन किए जाते हैं और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो,
लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, किसी भी सरकार के लिए कड़े कानून लागू करना मुश्किल हो जाता है। चाहे मुद्दा नए कानून का हो, नई सड़क बनाने का हो, नया बांध बनाने का हो या फिर कोई और मुद्दा हो, हर जगह विरोध का सामना होता है और लोकतंत्र विरोध की गारंटी देता है, विरोध करने के अधिकार की गारंटी देता है। आप कभी भी कहीं भी किसी का भी विरोध कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से बड़े देश ही नहीं बल्कि उन देशों में भी कई बार लोकतंत्र मुश्किल में पड़ जाता है जहां की आबादी बहुत कम है। उदाहरण के लिए 88 लाख की आबादी वाले इजराइल में पिछले 2 साल में चौथी बार आम चुनाव होने वाले हैं। 2 साल में चौथी बार, यानी वहां हर 6 महीने में चुनाव हो रहा है और यह सब भी लोकतंत्र के नाम पर। और वहां के देश के लोग अब भी अपनी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा देश अपनी जनता को स्थायी सरकार नहीं दे पा रहा, स्थायी सरकार को चुन नहीं पा रहा, तो बड़े बड़े देशों का क्या हाल होता होगा। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा आबादी का सिर्फ दोहन किया जाता है। इस आबादी को अन्नदाता, जनता जनार्दन, जवान जिंदाबाद और क्रांतिकारी जैसे शब्दों के जरिए लुभाया जाता है। ये सारे वो शब्द हैं जिनसे हमारे देश के लोगों को भी बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इसलिए हम अपने किसानों को अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। हम जवानों को एक अलग तरह का रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें अलग तरह का सम्मान देते हैं। और जनता बड़ी संख्या में, जब जनता कोई बात कहती है तो उन्हें खुश करने के लिए हमारे देश के नेता उसे जनता जनार्दन का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में जनता जनार्दन ही मालिक है, जो जनता जनार्दन कहेगी वही होगा। ये सब बातें लोगों को खुश करने के लिए कही जाती हैं, लेकिन ये सारे शब्द और संज्ञाएं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पार्टियां अपने आप को एक चुनावी मशीन में बदल सकें, आपको ये संज्ञाएं दे सकें। आप खुश हो जाएंगे और आप उन्हें बदले में वोट दे देंगे और वो सत्ता में आ जाएंगे, बस। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर है। अब अगर लोकतंत्र में कमियां हैं तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होगा। इन समाधानों को समझाने के लिए आपको एक बार 2400 वर्ष पूर्व के ग्रीस में चलना होगा। 2400 वर्ष पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिनका नाम था थ्यूसिडिडस। इतिहास में आपने इनका नाम पढ़ा होगा। इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर का इतिहास लिखा था। वो इसमें उस समय के एथेंस के महान राजनेता पेरिक्लीज का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस नेता को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। वो तानाशाह नहीं थे, लेकिन फिर भी एथेंस की जनता को अपने इशारों पर नचाते थे। इस राजनेता को जब भी लगता था कि जनता में अहंकार आ गया और जनता में ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है तो वो जनता के मन में डर बैठा देते थे। और जब उन्हें लगता था कि जनता बिना किसी कारण के डरी हुई है तो वो एक बार फिर जनता में आत्मविश्वास जगाते थे। ये खेल ऐसे ही चलता रहता था और जनता इस राजनेता के इशारे पर नाचती रहती थी। आप गौर करेंगे तो भारत में 70 वर्षों तक सरकारें चलाने वाले राजनेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि कभी भारत का लोकतंत्र डरे सहमे लोकतंत्र में बदल जाता है तो कभी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र सुधारों की प्रक्रिया को रोक देता है। अब आप सोचिए, हमारे देश में जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आती थी तो बड़ी संख्या में लोग बूथ रिगिंग करके चुनाव जीते थे। बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं, बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां थीं और नेता थे जो पूरे के पूरे बूथ लूट लिया करते थे और बूथ लूटने के बाद वो चुनाव जीत जाते थे और देश की जनता उन्हें स्वीकार कर लेती थी, ये जानते हुए कि उन्होंने बूथ कैप्चर करके, बूथों को लूट कर, लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाकर या फिर लोगों के वोट खरीद कर, शराब की बोतल देकर, पैसा बांटकर आज भी हमारे देश में वोटों को खरीदा जाता है और ये सबको स्वीकार्य है और लोग इसे लोकतंत्र के नाम पर करते हैं। इसी तरह ग्रीस के दर्शन शास्त्री प्लेटो 5 तरह की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं पहली शासन व्यवस्था एरिस्टोक्रेसी होती है जिसे एक दार्शनिक राजा चलाता है और फैसले लेने में उनकी भूमिका होती है जो फैसले लेने के योग्य होते हैं, यानी फैसला लेने का हक लोगों को उनकी मेरिट के हिसाब से दिया जाता है। इसे आप मेरिटोक्रेसी कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में भीड़ फैसले नहीं लेती बल्कि पढ़े लिखे, अनुभवी और समझदार लोग फैसला लेते हैं। दूसरी शासन व्यवस्था है टाइमोक्रेसी। इसका जन्म पहली शासन व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ने पर होता है। इसमें सत्ता में बैठे लोग ताकत के भूखे होते हैं और इसके शासक हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद जब इस व्यवस्था का स्वरूप भी बिगड़ने लगता है तो ओलिगार्की का जन्म होता है। इस व्यवस्था में पैसा ही नेताओं के लिए सब कुछ हो जाता है और वो सारे फैसले इसी आधार पर लेते हैं और इससे उनकी संपत्ति में बहुत इजाफा होता है। फिर नंबर आता है लोकतंत्र का।
जहां स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां आजादी ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन धीरे धीरे ये आजादी मानसिक गुलामी में बदलने लगती है। आजादी के नाम पर कई बार लोग कानून भी तोड़ने लगते हैं और फिर स्थितियां अराजक होने लगती हैं। और आखिर में नंबर आता है निरंकुश शासन व्यवस्था का, जिसमें एक ऐसे नेता का जन्म होता है जो पहले तो लोगों को उनके अधिकार देने के सपने दिखाता है, लेकिन फिर वो एक तानाशाह में बदल जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि आज के दौर में भी सारी शासन व्यवस्थाएं इन्हीं 5 पड़ावों से होकर ही गुजरें, लेकिन ये सब हमने आपको ये समझाने के लिए बताया कि कई बार जो सफर राम राज्य से शुरू होता है वो लोकतंत्र की सड़कों से गुजरते हुए निरंकुश शासन तक पहुंच जाता है। और सत्ता के लोभी नेता खुद को चुनावी मशीन में बदलकर ये सपना पूरा करें, उससे पहले लोकतंत्र की कमियों को दूर कर लेना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है संविधान का 100% पालन होना। अगर देश की हर प्रक्रिया संविधान का 100% पालन करते हुए पूरी की जाए तो फिर निरंकुश होने की स्थिति कभी नहीं आएगी और लोकतंत्र अपने सही स्वरूप में कायम रह पाएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र की अभिलाषा संविधान में कही गई बातों की परवाह नहीं करती और नतीजा आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल आप देख रहे हैं वो ये कि पिछले ही साल 2019 में जो राजनीतिक पार्टियां बुरी तरीके से चुनाव हारी हैं, इस देश के लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से चुनाव हरवाया है। चुनाव हारने के बाद भी कभी वो अदालतों का इस्तेमाल करती हैं आज़ादी के नाम पर, और कभी किसानों का इस्तेमाल करती हैं, कभी नए कानूनों के खिलाफ जनता को बहकाकर बरगलाकर उनसे आंदोलन करवाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इसका कोई ना कोई फायदा मिल सके। और ये सब कुछ लोकतंत्र और आज़ादी के नाम पर हो रहा है। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे आने के बाद से नए नागरिकता कानून में यही हुआ। अभी थोड़े दिन ही हुए थे विपक्षी दलों को हारे हुए, और आपने देखा कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई। और उसके बाद अब आप देख लीजिए किसानों के मामले पर क्या हो रहा है। कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए उसके बारे में आप हमारे देश के विपक्षी दलों की भूमिका देख लीजिए। और ये सब कुछ आज़ादी के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। भारत में आईपीसी की 511 और सीआरपीसी की 484 धाराएं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर मौकों पर इन कानूनों का भी खौफ लोगों के मन में होता नहीं है, क्योंकि इन कानूनों का खौफ होता तो लोग इतना क्राइम करते ही क्यों, इतना अपराध करते ही क्यों। इसका मतलब कहीं कोई ना कोई कमी है। लोगों को आज भी इस देश में ये डर समाप्त है उनके मन से कि अगर वो कोई अपराध करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद उन्हें सख्त सजा भी हो सकती है। लेकिन समस्या को दूर करने का एक उपाय यह हो सकता है कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और स्वतंत्र मीडिया के जिन 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा हुआ है उन्हें मजबूत बनाया जाए, उन्हें स्वायत्त बनाया जाए। जब ये 4 स्तंभ मजबूत हो जाएंगे तो नेता भी निरंकुश नहीं होंगे और जनता भी संविधान का पूरा सम्मान करना सीख जाएगी। इस समय भारत में जैसा सुधार लाने की कोशिश हो रही है, आजकल आपने देखा होगा भारत में व्यवस्था बदलने की कोशिश हो रही है। पुरानी व्यवस्थाएं बरगद के पेड़ के जैसी हैं, उन्हें उखाड़ने में समय तो लगेगा, लोगों को परेशानी भी होगी, लेकिन जिस दौर से भारत आज गुजर रहा है, वर्ष 1980 के दशक में ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के सामने भी ऐसे ही बड़े सुधार लाने की चुनौती थी। जब भी कोई बड़ा सुधार किया जाता था वहां पर तो लोगों के मन में डर होता है और उसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। तब ब्रिटेन में भी सुधारों का विरोध किया गया। हालांकि इसके बावजूद मार्गरेट थैचर ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखी, इसलिए उन्हें आयरन लेडी का नाम तब दिया गया। अगर तब वो दबाव के सामने झुक जाती तो आज दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से नहीं जानती। हालांकि मार्गरेट थैचर के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी जितनी नरेंद्र मोदी के सामने है इस समय, लेकिन मार्गरेट थैचर उस समय झुकी नहीं। उनके सामने बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो सकती थी। अक्सर किसी देश का सुनहरा भविष्य वहां के किसी एक नेता की दूरदर्शिता यानी विजन का नतीजा होता है। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने भी ठीक ऐसा ही किया था। वो लगातार 31 वर्षों तक वहां के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने सिंगापुर को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दुनिया के बड़े विकसित देशों में से एक बना दिया। हालांकि सिंगापुर में लोकतंत्र है, फिर भी सरकार में आम जनता की भागीदारी को लेकर ली कुआन यू के विचार
बाकी के दुनिया के नेताओं से अलग थे। उन्होंने कहा था रवांडा, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के बावजूद वहां का समाज सभ्य नहीं है, वहां विकास नहीं है। किसी भी देश के लोगों का सबसे पहले आर्थिक विकास होना चाहिए। वहां के नेता चाहे जो भी कहें, नागरिकों को घर, दवाइयां, नौकरी और स्कूलों की जरूरत है। वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट यूनियन ने हड़ताल कर दी थी। तब ली कुआन यू ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और उनकी मांगों को मानने के बदले उन्हें काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी और कहा कि अगर हड़ताल तुरंत खत्म नहीं हुई तो वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करके नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करने के लिए तैयार हो गए और कहा पायलट्स को कि अगर आप हड़ताल पर जारी ऐसे ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शुरू करूंगा इसे बंद करके। और इसके बाद ही हड़ताल समाप्त हो गई। आजादी के बाद से एक राष्ट्र के तौर पर भारत और सिंगापुर का जो सफर है वो लगभग एक जैसा ही रहा है। सिंगापुर का जो ये सफर था ये 1965 में शुरू हुआ था और सोचिए सिंगापुर आज कितना अच्छा देश बन चुका है, कितना विकसित देश बन चुका है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री अब लोग सिंगापुर को नहीं मानते। और जबकि भारत अभी भी सिंगापुर के मुकाबले काफी पीछे है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भारत और सिंगापुर की तुलना नहीं करनी चाहिए, सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी दिल्ली के बराबर है, तो आप दोनों का तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि सिंगापुर ने कौन सा ऐसा काम सही किया जो हम नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हमें लोकतंत्र का विरोधी भी आज कहेंगे, लेकिन आज हमने लोकतंत्र की कमियों का विश्लेषण इसलिए किया ताकि आप सब लोगों को जागरूक बनाया जा सके, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती है। आजादी की अति भी अच्छी नहीं होती। और आपने देखा होगा अब हमारे देश में आजादी का दुरुपयोग होने लगा है और यह आजादी लोकतंत्र के नाम पर ली जा रही है। इस आजादी का दुरुपयोग लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है और लोकतंत्र एक ऐसा सपना है जो देश के नेता आपको 73 वर्षों से दिखाते आ रहे हैं और उसी का दुरुपयोग भी करते आ रहे हैं। अब देश में बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो लोकतंत्र के लूप होल्स को समझ चुकी हैं, जो लोकतंत्र की कमियों को समझ चुकी हैं और वो उन्हीं कमियों का फायदा उठाकर इस देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर। और लोकतंत्र एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बारे में शायद लोगों ने ठीक से कभी ना तो सोचा है ना समझा है। बस लोग ये समझते हैं कि लोकतंत्र की जो आज़ादी है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, लेकिन उसके साथ जो कर्तव्य आते हैं उनके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.